हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी मैथ्स चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट नंबर फर्स्ट का। तो माई सेल्फ महेश दमाए। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी सेट अब्लिक यूजीसी नेट का जो आगामी समय में एग्जाम है उस पर यूनिट वाइज चर्चा करेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का। यूनिट नंबर फर्स्ट को हमने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट पर हम 5 लेक्चर लेंगे जिसमें हम पूरे टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट पर। यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या क्या है सिलेबस में आपके, उस पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूनिट नंबर फर्स्ट में है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में दिया हुआ है। इस पर कंसेप्ट है और ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम इसी पर बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं जो एक पेडोलॉजी का भाग है। तो इस यूनिट से भी आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे। तो हम बारी बारी से इन सिलेबसों का अध्ययन करेंगे और यूनिट वाइज इसके हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके, तो आज हम सिर्फ चर्चा करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, जो बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं। तो लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीज दिया हुआ है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्सिव, करेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, इस पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक होगा लर्निंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्टनेस एंड एडल्ट लर्नर, स्कूल इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंस। ये सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तीसरा टॉपिक होगा इस यूनिट का फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूट्स आदि के बारे में चर्चा करेंगे। अगला आपका ये जो सिलेबस में है क्या है, मेथड ऑफ लर्निंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में टीचिंग के कौन कौन सी विधियां हैं, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन vs ऑनलाइन मेथड, स्वयं प्रभा मुक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये चारों टॉपिक आपके जो 5 टॉपिक हैं वहां से मान लीजिएगा हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पेपर में बनता ही है, चाहे वो सेट का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो। ओके, तो बारी बारी से हम इन टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जिससे 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आते ही है। ठीक है, तो आज हम निम्न टॉपिक पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण अभिवृत्ति, देखेंगे कि शिक्षण अभिवृत्ति क्या होती है, इसका शिक्षण क्षेत्र में क्या क्या प्रयोग होता है, क्या क्या उपयोग होता है, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे शिक्षण का अर्थ क्या होता है। फिर नेचर ऑफ टीचिंग एंड करेक्टरिस्टिक देखेंगे। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और शिक्षण के सिद्धांत देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र। इन सभी टॉपिक पर हम आज बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आइए चलते हैं शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। बारी बारी से ये 6 पॉइंट पर हम अच्छे से चर्चा करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिवृत्ति में हम सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ सीखना या सिखाना होता है। मेन शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना होता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। शिक्षा निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाना है। शिक्षा एवं शिक्षण विद्यार्थियों के सर्वांगीण के लिए अति आवश्यक होती है। तो इससे क्या होता है कि शिक्षा जो है निरंतर
चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा हमेशा चलते रहता है, एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में, इस टाइप से शिक्षा चलते रहता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय है, डायनामिक है, अंतःक्रियात्मक है और स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। ओके। शिक्षण के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो शिक्षण के कितने महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं? 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला होता है टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा होता है सिलेबस। ये तीनों का संबंध एक दूसरे से होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस का बहुत बड़ा योगदान है। ये तीनों आपस में मिलके ही शिक्षण का एक भाग बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हम चर्चा करते हैं शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन के पड़ाव में हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिसमें व्यक्ति औपचारिक के बारे में सीखता है, औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, और तीसरा निरौपचारिक। इन 3 चीजों के साधनों के माध्यम से मनुष्य सीखते रहता है। अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा किसको कहा जाता है? अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है तथा निश्चित उद्देश्य के लिए प्राप्त की गई शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा किसका कहते हैं? निश्चित उद्देश्य के लिए, मतलब जिसका उद्देश्य होता है वैसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं? अनियमित शिक्षा को। अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब ये जो तीसरा पॉइंट है, ये दोनों के बीच मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है? संकुचित अर्थ की हम बात करते हैं। संकुचित अर्थ, इसमें निश्चित उद्देश्य को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभवित व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शामिल होती है। मतलब संकुचित में क्या होता है? एक विशेष स्थान होगा, एक विशेष व्यक्ति द्वारा जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? संकुचित अर्थ कहते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या कोई सेमिनार हॉल हो गया, यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संकुचित, शिक्षण का संकुचित अर्थ बोलते हैं। इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? औपचारिक साधनों का, औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम इन टॉपिक पर बारी बारी से अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं। ओके। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता, नेचर ऑफ टीचिंग एवं कैरेक्टरिस्टिक पर हम आगे बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता क्या क्या होती हैं, इस पर हम अभी बात करने वाले हैं। तो इसमें निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, इनकी विशेषता पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। इसमें मुख्यतः शिक्षक व छात्र के मध्य कक्षा में हुई अंतःक्रिया तथा क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो क्या होता है? शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। इसमें मुख्यतः शिक्षक व छात्र के मध्य कक्षा में हुई अंतःक्रिया एवं क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण अंतर व्यक्तित्व प्रभाव। शिक्षण का उद्देश्य एक दूसरे की व्यवहारिक क्षमताओं को विकसित करना है। शिक्षण
शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। सीखने की उत्सुकता जागृत करना ही शिक्षण है। शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य सीखना होता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण का अर्थ क्रियाशील रहने का अवसर देता है। शिक्षण विद्यार्थियों के भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करता है। शिक्षण क्या करता है? विद्यार्थियों के भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। शिक्षा में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। यह प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होती है। शिक्षण विज्ञान एवं कला दोनों है। शिक्षण में सांकेतिक, क्रियात्मक एवं शाब्दिक व्यवहार निहित रहते हैं। शिक्षण की समस्त क्रियाओं का आधार मनोवैज्ञानिक है। शिक्षण एक कौशलात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण सहयोगात्मक स्थिरता प्रदान करता है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या किस किस की बात होती है? शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की बात होती है। अभी पिछला जो एग्जाम हुआ था एमपीसीटी का, उसमें पूछा हुआ था कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, सबसे पहले शिक्षक होगा, उसके बाद में शिक्षार्थी की बात होगी और लास्ट में सबसे पाठ्यक्रम। ये शिक्षण के कितने ध्रुव होते हैं? 3 ध्रुव होते हैं। यह त्रिमुखी प्रक्रिया है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस टॉपिक पर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेट का एग्जाम हो। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य मात्र तथ्यों का स्मरणीकरण न होकर दक्षता की प्राप्ति तथा ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक योग्यताओं का विकास है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक, ब्लूम द्वारा शिक्षण का उद्देश्य का ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण, और दूसरा इसमें पढ़ते हैं अपन गेगने और ब्रिग्स द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये दो जो ऐसे पॉइंट हैं जिस पर क्वेश्चन लगभग बनता ही है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम के वर्गीकरण को ब्लूम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। इसके वर्गीकरण को हम क्या बोलते हैं? ब्लूम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। शिक्षण उद्देश्य वह शैक्षिक कार्य है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। मानसिक जीवन के 3 पक्षों ज्ञान, भावना और कर्म के आधार पर ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक भागों में विभाजित किया गया है। इसे 3H भी कहा जाता है। मीन्स ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में 3H भी बोलते हैं। तो सबसे पहला इसमें बात होती है हेड की, कोग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष होता है। दूसरा इसमें बोलते हैं हैंड की, साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं, अर्थात क्रियात्मक पक्ष। तीसरा पॉइंट है इसमें हर्ट, अफेक्टिव डोमेन, मीन्स भावनात्मक पक्ष का। तो ये तीनों पॉइंट को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ज्ञानात्मक पक्ष के कितने भाग हैं, क्रियात्मक पक्ष के कितने भाग हैं और भावनात्मक पक्ष के कितने भाग हैं।
तो इन तीनों जो पॉइंट हैं, हेड, हैंड और हार्ट, इस पर ब्लूम ने बहुत अच्छे से अपनी जानकारी व्यक्त किया है और जानकारी इनके द्वारा दिया गया है। तो आइए चलते हैं, इन पर बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष की। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? कोग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष सूचनाओं का संग्रह तथा उनके उपयोग से संबंधित है। इसमें मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं का समावेश किया जाता है। यह मानसिक क्षमता के विकास से संबंधित है। तो ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम्स द्वारा 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो पहला भाग है ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज। पठित विषय वस्तु, विचारों, तथ्यों आदि को पुनः याद तथा प्रत्यभिज्ञान करने से संबंधित है। और इसमें दूसरा पॉइंट की बात है बोध। बोध में इन्होंने क्या कहा है? इसके अंतर्गत पढ़ी विषय वस्तु को अपने शब्दों में व्याख्या करना, उल्लेख करना, अनुवाद करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, पुष्टि करना, विवेचन करना आदि क्रियाएं बोध के अंतर्गत शामिल होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें प्रयोग। एप्लीकेशन। प्रयोग में क्या बात की है इन्होंने? सीखे गए ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लागू करना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, नवीन प्रयोग करना, पूर्वानुमानों का सत्यापन करना, तथ्यों में संबंध स्थापित करना आदि क्रियाएं प्रयोग के अंतर्गत आती हैं। चौथा पॉइंट क्या है इसमें? चौथा पॉइंट है विश्लेषण की बात होती है। विश्लेषण, एनालिसिस। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को विभक्त करना, तथ्यों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना, अलग अलग घटकों में बांटना आदि क्रियाएं होती हैं। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं संश्लेषण, सिंथेटिक संश्लेषण। संश्लेषण में इसके अंतर्गत सभी तत्वों और भागों को एकत्र करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। मतलब ये जो पांचों हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, इन सभी तत्वों और भागों को एकत्र करके नवीन ढांचा तैयार करना ही क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। और लास्ट में छठवां पार्ट होता है मूल्यांकन, इवोल्यूशन, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन बालकों, नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कर सके। तो ये 6 पॉइंट को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि कोग्निटिव डोमेन में इन 6 पॉइंट की बात होती है: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ओके। दूसरा बात करते हैं भावात्मक पक्ष। दूसरा पॉइंट क्या था? भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में ब्लूम्स द्वारा इसको भी 6 भागों में बांटा गया है। भावात्मक पक्ष को भी ब्लूम्स द्वारा 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आग्रहण करना। आग्रहण करना, रिसीविंग। इसका संबंध छात्रों द्वारा विभिन्न विषय वस्तु का ज्ञान ग्रहण करने से होता है। दूसरा पॉइंट है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। इसमें प्रतिक्रिया देना, इच्छा व्यक्त करना, उत्तर देना तथा स्वीकृति देना शामिल है। तीसरा पॉइंट है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। अनुमूल्य, इसमें मूल्यों को स्वीकारना, मूल्यों को वरीयता देना, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है और क्या उसमें शामिल है,
अनुमूल्यन के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट है इसमें विचारना या प्रतिकरण एनालिसिस। ऐसी स्थिति में यह विचार करते हैं कि वे कौन से मूल्यों को धारण करते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें आती है व्यवस्था संगठन, व्यवस्था अब्लिक संगठन। इसमें मूल्यों से क्रम को निर्मित और संग्रहित करना शामिल है। और लास्ट में बात आती है छठवां पॉइंट, मूल्य समूह का विशेषीकरण। मूल्य समूह का विशेषीकरण। तो अभी तक के हमने 2 पॉइंट देखे हैं ब्लूम्स के। एक कॉग्निटिव डोमेन की बात की है, क्रियात्मक पक्ष, इसके भी 6 भाग होते हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। दूसरा हमने बात किए हैं अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक पक्ष। इसके भी इन पर उन्होंने 6 पॉइंट दिए हैं, आग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारना, व्यवस्था, मूल्य समूह का विशेषीकरण। तो आगे हम बात करेंगे क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत हम बात करेंगे ब्लूम्स का तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष साइकोमीटर। तो इसको भी ब्लूम्स द्वारा 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला भाग है इनका प्रत्यक्षीकरण। प्रेसेप्शंस। इसके अंतर्गत किसी वस्तु को वर्णनात्मक स्तर तथा वाक्यात्मक स्तर पर अर्थ देना ही अधिगम उपलब्धि है। दूसरा पॉइंट है इसमें विन्यास। सेट्स। विन्यास का अर्थ उस प्रारंभिक समायोजन से है जो विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं तथा अनुभवों के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है मनोदृष्टि। इस स्तर पर किसी छात्र की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त किया जाता है। मनोदृष्टि में किसी छात्र की किस छात्र की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त किया जाता है। चौथा पॉइंट है मौखिक सूचना, ओरल इंफॉर्मेशन। मौखिक सूचना। इस स्तर पर किसी छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान के मौखिक प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। और पांचवा पॉइंट है इसी में संचालन तंत्र, शारीरिक संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। इस स्तर पर छात्र के मस्तिष्क तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्रिका एक साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो इस 5 टॉपिक क्रियात्मक पक्ष में ब्लूम्स जी द्वारा दिया गया है। प्रत्यक्षीकरण, विन्यास, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ब्लूम्स जी ने क्रियात्मक पक्ष में किन किन विशेषताओं की बात की है। तो उसको ऐसा पूछ सकता है कि बढ़ते क्रम में पूछ सकता है, या ये यहाँ से 4 पॉइंट ये दूसरा पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कि क्रियात्मक पक्ष में किस किस पॉइंट की बात ब्लूम्स द्वारा की गई है। ओके। ब्लूम्स के बाद हम बात करते हैं केगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। तो इन्होंने भी, गेगने और ब्रिग्स ने भी 5 चीजों पर बात की है। 5 चीजों पर बात की है, जिसमें से पहला है ज्ञानात्मक रणनीतियां।
कोग्निटिव स्ट्रेसियस। इस स्तर पर छात्र के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने के लिए नई तकनीकी विधियों को शामिल किया जाता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में किस किस को शामिल किया जाता है? स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने के लिए नए तकनीकों एवं विधियों को शामिल किया जाता है। बौद्धिक कौशल, दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल, बौद्धिक कौशल, कौशल इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इस स्तर पर किसी समस्या को सुलझाने सीखने की विधि और नियम को शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? सुलझाने सीखने की विधि, नियम को शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, निदृष्टि, निदृष्टि अनुक्रिया। इसके अंतर्गत छात्रों से जटिल कौशलों पर बल देने वाली क्रियाएं कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? छात्रों से जटिल कौशलों पर बल देने वाली क्रियाएं कराई जाती हैं। चौथा पॉइंट है कार्य प्रणाली। संभावित अनुक्रियाओं का संग्रह ही क्रिया प्रणाली कहलाती है। और पांचवा पॉइंट की बात होती है जटिल बाह्य अनुक्रिया। अनुक्रिया, जटिल कार्य करने के कौशल एवं क्षमता का विकास करना। तो ऐसे गैगने और ब्रिक्स द्वारा इन 5 चीजों पर बात कही है। ज्ञानात्मक रणनीतियां, बौद्धिक कौशल, निर्दिष्ट अनुक्रिया, कार्य प्रणाली, जटिल बाह्य अनुक्रिया। तो ये पांचों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पर हम अब बात करने वाले हैं। शिक्षण की क्रिया में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण की क्रिया में किसकी भूमिका होती है? मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कोई भी मनोविज्ञान के प्रयोग के बिना शिक्षण कार्य को के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनोविज्ञान के बिना शिक्षण कार्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो शिक्षण में सबसे पहली बात मनोविज्ञान का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। तो इस विषय में कई विशेषज्ञों ने छात्रों की रुचि, क्षमता और अभिव्यक्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने छात्रों की रुचि, क्षमता और अभिव्यक्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया है। उसी आधार पर कई शिक्षण के सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं। तो शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये उपचारात्मक होते हैं, उपचारात्मक होते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत निम्न है। तो इसमें पहला पॉइंट की बात करते हैं, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है प्रेरणा और रुचि, प्रेरणा एवं रुचि। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। चौथा है चयन का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्र व्यवहार का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, मानसिक तैयारी का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, विभक्तिकरण का सिद्धांत, अनुबंधक का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। तो शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत इन बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसमें पूरी तरह से मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है, जो छात्रों की रुचि, क्षमता और अभिव्यक्ति के प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, चुनाव एवं व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत आदि, इन सब चीजों को शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा शामिल किया गया है। आज का हम लास्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे,
शिक्षण के सूत्र, मैगजीन ऑफ टीचिंग पर बात कर रहे हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। शिक्षण सूत्र अधिगम की प्रक्रिया को एक खास संकेत तथा दिशा प्रदान करते हैं। तो शिक्षण के सूत्र निम्न प्रकार हैं। तो इसमें पहला सूत्र की बात कर रहे हैं, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। छात्रों को पहले सरल व बाद में जटिल बातों की जानकारी देनी चाहिए। तो सबसे पहले छात्रों को सरल जानकारी देना चाहिए, फिर धीरे धीरे उनको जटिल जानकारी प्रदान करनी चाहिए। पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा देना चाहिए। तो सबसे पहली बार टीचिंग करते समय हमें छात्रों को सरल चीजों की जानकारी देना चाहिए, ताकि उनको धीरे धीरे जटिल शब्द भी आसानी से समझ में आने लगे। दूसरा पॉइंट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। छात्रों को सबसे पहले उन बातों को बताना चाहिए जो वो जानते हैं। मीन्स कोई भी अगर टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का संबंध पुराने टॉपिक से हमको संबंधित करना चाहिए, ताकि छात्रों को अच्छे से समझ में आए कि उन्होंने प्रीवियस क्लास में या पहले कभी इस बारे में पढ़ा होगा। फिर धीरे धीरे उनको उसी टॉपिक से संबंधित आगे की ओर, जो उन्होंने कभी उनको मालूम नहीं है, अज्ञात चीजों की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सूक्ष्म की ओर। प्रारंभ में विद्यार्थी सूक्ष्म अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु स्थूल मूर्त पदार्थों या वस्तुओं को सरलता से जान लेता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को स्थूल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि स्थूल की जानकारी छात्रों को पहले से रहती है। उसके बाद में धीरे धीरे उनको सूक्ष्म मतलब अमूर्त की जानकारी देना चाहिए। स्थूल मतलब क्या होता है, मूर्त होता है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और सूक्ष्म में किसकी बात होती है, अमूर्त की बात होती है। अमूर्त, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूर्त और अमूर्त की। तो मूर्त किसको बोलते हैं, मूर्त का अर्थ है स्पर्श करना या छूने योग्य, स्पर्श करना, छूने योग्य आदि मूर्त की बात होती है। अमूर्त में क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते। अमूर्त में किसकी बात होती है, जिसको हम अमूर्त, जिसको हम न स्पर्श कर सकते न देख सकते। तो यहाँ पर जो हम स्थूल में बात की, स्थूल मूर्त में आता है, और सूक्ष्म में किसकी बात की है, अमूर्त की बात की है। चौथा पॉइंट है इसमें पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूर्ण का ज्ञान एवं उसके बाद में अंश का ज्ञान जरूरी है। छात्रों को ऐसी ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। उदाहरण के लिए पहले पेड़ का ज्ञान होता है एवं बाद में फल फूल तना पत्ती जड़ का ज्ञान होता है। आगे हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट में अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर छात्रों के मन में किसी टॉपिक को लेकर पहले अनिश्चित होती है। ये धीरे धीरे जब हम उनको अच्छे से बताते हैं तो उनको उसका क्या हो जाता है, उस टॉपिक पर वो अच्छे से जान लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इस टॉपिक पर और बात करेंगे। शिक्षण के स्तर क्या क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या है, अधिगम क्या है, अधिगमकर्ता के बारे में पढ़ेंगे।
शिक्षण सहायक सामग्री बारी बारी से जो आपके सिलेबस में है यूनिट नंबर फर्स्ट में उस पर चर्चा करेंगे, और लास्ट में जो पुराने साल जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, नीट हो गया, सेट हो गया, उस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पर, और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।